तो करते हैं शुरू चैप्टर 3 को, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, है ना। तो करें शुरू। काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है ये और अच्छे अच्छे इक्वेशंस बनाने में मजा आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसके नामकरण को अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब क्या है। तो इसके एक एक वर्ड को समझते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे आपको यहाँ पर जूते दिख रहे हैं या पॉपकॉर्न्स दिख रहे हैं, इन दोनों का जोड़ा होता है ना। अगर आप जाते तो दोनों चीजें एक साथ लेते हैं, ठीक है। वो तो अब आप ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा, जो दो चीजें पेयर में हो, ठीक है। किसका पेयर, लीनियर का। अब लीनियर का आपको पता है, मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, जैसे 4x+5 बोले एक लीनियर इक्वेशन है, 2x+8 ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो मैं एक बात कर लेता हूं कि चलो इन दोनों जोड़े को ले लिया मैंने, तो ये हो गई मेरी क्या, लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है भैया, यहां तक कि हमको पूरी बात समझ में आई। इन टू मतलब दो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है क्या होते हैं, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक ही वेरिएबल है, कौन है, एक्स। तो मुझे तो एक और वेरिएबल चाहिए, क्योंकि बात क्या कर रहे हो, दो वेरिएबल होना चाहिए। तो दूसरा वेरिएबल मैं एक ले लेता हूं वाई वाला, तो कुछ भी ले लेता हूं मैं, 8y ले लेता हूं, यहाँ पर 7y ले लेता हूं। इसको अच्छे से अगर मैं लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4x+8y इक्वल्स टू 5 लिख दूं। वैसे माइनस का आना चाहिए उधर जाकर, लेकिन अभी तो समझने के तौर पर मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू 8। तो मैं लगा भी देता हूं माइनस में, तो बाद में कुछ बच्चे कमेंट करेंगे। तो यहां पर मुझे ये दोनों इक्वेशंस नजर आ रही है, और ये मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर बनते हुए दिख रही है। तो इसका अगर मैं थोड़ा सा रूप देखूं तो मुझे कुछ इस टाइप से नजर आ रहा है, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 या इक्वल टू c1, कुछ भी लिख दूं मैं, एक ही बात है, या इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, ऐसा लिख दूं या मैं ऐसा लिख दूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और क्या हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों मेरी क्या हो गई, इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका। हमने सब पढ़े थे स्टैंडर्ड चीजें, तो उसमें ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो ये हो गया मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और दोनों वेरिएबल्स मेरे क्या क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, एक एक्स है और दूसरा वेरिएबल क्या दिख रहा है, वाई, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पर। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है लिख लो। सबसे बेस्ट काम है लिखने का। अगर आप चाहते हैं अपने परसेंटेज बहुत अच्छा बनाना, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो एक समय तक रहते हैं फिर चले जाते हैं, और कई बार देखा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन चीज़ों में भी कई बार होता है कि जब मैं बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, तो कुछ बच्चों के मन में रहता है कि स्क्रीन अपन फोटो ले लेते हैं, और फोटो जब वो ग्रुप में शेयर करते हैं एक समय बाद वो चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि कई बातें ऐसी है जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन भूली है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड कहती है लीनियर, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या होती है। तो ये हमने बहुत अच्छे से अभी समझा है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जो ए बी और सी इसके साथ में जो दिख रहे हैं, हमने A1 B1 C1, क्योंकि हमने पेयर के बारे में बात कर ली, यहाँ पर सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हो। तो ये रियल नंबर्स होना चाहिए, और ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इनको ये बात थोड़ी सी इन्होंने क्लियर नहीं लिखी। अगर दो वेरिएबल की कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एक जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स देखें तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए, और हमने अभी बात करी कि इस 5 को चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो या उधर भी। अगर इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, -5, ठीक, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। अब अगर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन।
तो ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक, चले अपन अगले स्लाइड पर। तो इसको करता हूं मैं डिलीट और हम मूव करते हैं अपने अगली स्लाइड। तो यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, कुछ सिचुएशंस है, उनको हम अच्छे से समझते हैं। पहली सिचुएशन क्या कह रही है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक इज 50 रुपीज। देखो, अब इस लीनियर इक्वेशंस में जब हम घुस गए तो हमको सबसे पहली चीज तो हम मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमको उसका रियल यूज पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो रियल लाइफ सिचुएशंस जो हमारे सामने रखी हुई है, इनसे हम इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं। और कई बार होता है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो कई सिचुएशन ऐसी होती है जब आप मैथ्स का यूज करके और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम देखें कि हमारे घर में, परिवार में, हमसे जो बड़े हैं, हमारे दादाजी की उम्र तक के या हमारे पिताजी, अगर ब्याज का अमाउंट कुछ जोड़ना हो तो वो चुटकियों में निकाल कर आपको दे देते हैं कि इतने रुपए का इतना ब्याज हो रहा है, अगर इतने परसेंट से ले रहे तो ये हो रहा है। अगर आपसे बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तो वो भी वो तुरंत निकाल कर दे देते हैं, बैंक का ब्याज क्या होगा तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो 12th वाला हो या कई ऐसे जो कॉलेज में भी हैं, वो उस इंटरेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं, जबकि वो मैथ्स को पढ़ रहे हैं, या कुछ बीएससी एमएससी तक के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसका हमको प्रैक्टिकल यूज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम पढ़कर सिर्फ अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए ये जो भ्रांतियां फैली हुई है ना, थीटा गामा अल्फा बोले जीवन में कहाँ काम आएंगे कोई बता दे, ऐसे व्हाट्सएप तो बहुत सारे जोक चलते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हमने पढ़ा तो है पर हमको रियल में वो पता नहीं है कहाँ यूज होता है। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब डेफिनेटली मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हर एक चीज का कहाँ पर प्रैक्टिकली यूज है, और मैं कर चुका हूँ, और उसका मैं वहां पर बताऊंगा कि कहाँ पर और कैसे यूज किया। चलो, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो ये पार्ट दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 नोटबुक इज 50 रुपीज। चलो, यहाँ पर दो चीजें मुझे दिख रही है, एक तो क्या पेन और एक क्या दिख रही है, नोटबुक। अच्छा, 2 तो कभी नहीं बदलेगा, 2 तो फिक्स है। तो मैं एक काम करता हूं कि जो नंबर ऑफ पेन्स है ना, पहली सिचुएशन को अपन सोल्व कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ पेन्स इक्वल्स टू एक्स मान लेता हूं, एंड नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू, सॉरी, नंबर ऑफ पेन तो हमको दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स इज 50 रुपीज। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट नहीं पता है, मुझे ये पता है 2 पेन लेना है और 3 नोटबुक लेना है। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक सिंगल पेन की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मान लेते हैं उसको हम एक्स, और ऐसे ही हमने नोटबुक की मानी, उसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब अब अगर मुझे पता है कि मैं 2 पेन ले रहा हूं, तो अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आप बाजार गए और वहां से आपने 3 समोसे खाए, है ना, बाजार गए और 3 समोसे खाए, एक समोसा 10 रुपए का है, आपसे बोले कितने रुपए, तुरंत आप बता देंगे सर 30 रुपए हुए। और कैसे निकाले, 10 इंटू 3। तो 3 क्या है, नंबर ऑफ समोसे, और ये क्या, अमाउंट ऑफ 1 समोसा। तो यहां पर भी ऐसा ही कर लेता हूं मैं, अगर एक पेन का अमाउंट ₹X और मुझे 2 पेन चाहिए तो क्या मैं इसको 2x लिख सकता हूं, समझ गए ना। 3 समोसे, 3, 3 इंटू 10, इसी टाइप से अभी प्लस, और क्या खरीदा मैंने, 3 नोटबुक खरीदी तो 3 इंटू वाई। और इन टोटल जो मेरा बिल बना, है ना, आखिरी में जो मेरा बिल बना, वो बिल मेरा बना 50 रुपीज। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, कि कैसे हम इक्वेशंस को लिखते हैं। चलो, एक और एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से आराम से। सम ऑफ द एजेस ऑफ रीना एंड राजू इज 30 ईयर्स। दोनों की एज, किसकी, रीना और राजू की, कितने साल दे दी, 30 साल। ठीक है, तो मान लेते हैं
रीना की एज क्या है? रीना की एज ऑफ रीना इक्वल्स टू एक्स। वैसे रीना की स्पेलिंग में REEN होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। एज ऑफ राजू, एज ऑफ राजू मान लेता हूं y, और दोनों की एज को अगर मैं प्लस कर दूं तो x प्लस वाई यही होगा, और ये किसके इक्वल है? 30 ईयर्स। इस टाइप से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। अब उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम अभी आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। तो यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चले अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड क्या कहती है हमारी? मेथड ऑफ सॉल्व ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ली, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या मेथड्स हमको यहाँ पर देखना है। तो पहली मेथड आती ग्राफिकल मेथड। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो ये जो पहली मेथड मुझे दिख रही है, ये है मेरी ग्राफिकल मेथड। अब अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूं तो वो मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको सारी चीजें। अभी पहले हम समझे कि दो मेथड्स कौन कौन सी। ग्राफिकल मेथड मतलब नाम से क्लियर है, ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। एलजेब्रिक मेथड मतलब नंबर्स के साथ खेलेंगे, उसके डायरेक्ट बिना ग्राफ के हम इक्वेशंस की को सॉल्व करके वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। तो एलजेब्रिक मेथड जो है हमारी, इसमें हम तीन मेथड्स पढ़ते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये डिलीटेड पार्ट में है, ओमिटेड में है। तो अब हमको जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ही पढ़ना है, और बहुत इजी है। दोनों मेथड बहुत 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 ज्यादा इजी है, इसके बिना दाल नहीं गलने वाली, ये बात ध्यान रखना। 11th-12th में जब अगर आपने मैथ्स लिया है तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड्स पर। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं कि अगर मेरा कोई कर्व है, ग्राफ बनाना सबको आता है, अभी मैं बताऊंगा भी सही। ट्रूथ टेबल का यूज करके आपने 9th क्लास में बहुत बार बनाया है। ऐसे आप एक ट्रूथ टेबल बनाते थे जहां पर एक्स और वाई लिखते थे, एक्स की कुछ वैल्यू रखते थे, वाई की वैल्यू कुछ आती थी, फिर एक्स की वैल्यू रखते थे, वाई की वैल्यू आती थी, ऐसे पॉइंट्स को आप ड्रॉ करते थे। तो आपने क्या करा, यहाँ पर पॉइंट्स को ड्रॉ किया। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि जब आप पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद कोई लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, सपोज एक लाइन ऐसी बन रही है और एक लाइन ऐसी बन रही है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर काट रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रही है, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस लाइन की इक्वेशन मेरी सपोज 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 रही होगी, और इस लाइन की इक्वेशन 4x प्लस 8y इक्वल टू 12 रही होगी, तो ये जो पॉइंट है ये मेरी x और y की वैल्यूज आएगी जहां पर भी एक दूसरे को क्रॉस करे। ठीक, अब अगर मैं जनरली देखूं तो कितना ही दिमाग लगा लूं मैं, तीन केसेस ही बनेंगे। क्या? या तो ये लाइन एक दूसरे को काटे, पहला केस। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटे ही ना, दोनों पैरेलल चले जाए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही, कभी भी नहीं काटेगी, है ना। तो एक केस ये हो गया, ये हो गया केस 2। अच्छा, एक केस और हो सकता है, वो क्या लग रहा है आपको? एक केस ये भी तो हो सकता है कि आपने एक लाइन तो बनाई, एक लाइन ड्रॉ करी, और दूसरी लाइन भी जस्ट उसके ऊपर ही आ रही है, यहीं पर दूसरी लाइन भी आ रही है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को ये दूसरा हाथ पूरी तरह ढक रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और केसेस है? नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों केसेस हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलो वापस से अपनी स्लाइड पर चलते हैं। अरे एक टीम, मैं अपने आप को ही बुलाऊंगा, क्या करें। चलो तो आ जाते हैं वापस अपने स्लाइड पर। क्या कहती पब्लिक? तो यहां पर बोला है
सबसे पहला केस, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करके जा रही है तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? यूनिक सॉल्यूशन, जिसका कोई एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, इकलौता सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट रहते हैं ना यूनिक, ऐसे इसके सॉल्यूशन भी क्या रहेंगे? यूनिक, एक इकलौता सॉल्यूशन। ठीक, जैसा मैंने बताया था एग्जांपल, है ना, क्या हो रहा था वहां पर, एक ही पॉइंट पर दोनों कट करके जा रही थी, तो ये वाला जो पॉइंट था यही उसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां पर हम इसको पढ़ते भी हैं, क्या बोला इन्होंने? द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। अगर लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये जो कंसिस्टेंट वाली बात है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक, अभी इतना समझ लो। ठीक, बड़े आगे, तो यूनिक सॉल्यूशन आपको समझ में आया ग्राफिकल तरीके से। चलो ये आगे, अब अगली सिचुएशन बनती नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब? जब जिन लाइनों को आपस में काटना था, जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रही थी, वही हमारा सॉल्यूशन था, वहां पर हमारी एक्स वाई की वैल्यू मिल रही थी। अब लाइन ये भी पैरेलल चले गई, ये भी पैरेलल चले गई। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं, और अगर उन्होंने काटा ही नहीं तो वो क्या हो गया मेरा? नो सॉल्यूशन। जब काटेगी नहीं तो आंसर कहां से लेकर आओगे? ला ही नहीं सकते। ठीक, तो द लाइन्स में बी पैरेलल, लाइंस पैरेलल हो सकती है। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल रही तो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अपन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब यहां पर मेनी सॉल्यूशन होंगे, कैसे? तो अगर मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस देखूं तो क्या हुआ, एक लाइन बनी और दूसरी लाइन अगेन उसके ऊपर हो गई। अभी मैंने बोला था ना मेरा हाथ वाला, है ना, तो यहां पर ये लाइन खींची और मेरी जो दूसरी इक्वेशन थी वो अगेन इसी के ऊपर जस्ट ओवरलैप हो गई। तो यहां पर अगर आप देखो तो इस लाइन ने इसको कितनी जगह पर काटा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हजार लाख बार करोड़ों बार दिख रही है आपको, हर एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, और जहां टच हुआ वहां एक्स वाई की वैल्यू। तो यहां तो हजारों लाखों एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, ढेर सारी। तो क्या आप कभी चूज कर पाएंगे कि आपका आंसर क्या आएगा इसमें? तो यहां पर भी आप चूज नहीं कर पाएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। हाँ, आंसर मिलेंगे आपको, हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे। तो जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही हमको सॉल्व करना है। ठीक, अगर नो सॉल्यूशन वाला केस आता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस आता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई तो घबराओ मत, सारी चीजें बहुत अच्छे से अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, पढ़ते हैं आगे। अब ये जो कंडीशंस है मैं इसको अच्छे से आपको लिखकर बता देता हूं। तीन केसेस हमने देखे। सबसे पहला है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इन केसेस के पहले मैं एक बात करूं आपसे जनरली, क्या हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना आसान होता है? चलो आसान को छोड़ दो, क्या हमारे पास इतना समय होता है कि मैं ग्राफ बनाऊं उसके बाद चेक करूं? क्योंकि मैथ्स वाले हमेशा ध्यान रखना आलसी होते हैं, हर काम को शॉर्टकट तरीके से निकालना जानते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे शॉर्टकट तरीके से करें। तो इसीलिए हमने क्या किया, कुछ नई मेथड्स, नए तरीके इजाद कर लिए, है ना। तो फिर हम आए एल्जेब्रिक पैटर्न पर कि बोले ग्राफ को करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको बचाया जाए। तो हमने क्या किया, फिर हम आए हमारे एल्जेब्रिक पार्ट पर। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं और आपको इस वाले केस को थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो आपको पता है मेरी इक्वेशंस क्या क्या थी। मेरी इक्वेशन थी, एक तो थी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वस टू, सॉरी 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 थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वस टू जीरो। ये इक्वेशन फर्स्ट थी मेरी। ए टू एक्स प्लस
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों इक्वेशंस है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरे केसेस बनेंगे बड़े आसान है। क्या क्या बनेंगे देखो। पहला केस, 3 चीजें हमने पढ़ी। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं रेशियो निकालूं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो ये जो इक्वल लिख रहा है ना, ये इसमें कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अभी मैं इसके एग्जांपल्स लूंगा, एक लिख देता हूं मैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, ऐसा ले लेता हूं मैं। 3x प्लस 7y इक्वल टू 12। अब अगर मैं देखूं a1/a2 मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल टू 4/7, दिख रहा है ना 2/3, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा केस हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में a1/a2 ये तो इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। ये दो तो मिलेंगे इक्वल, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल लू अगेन मैं वापस से, तो मैं एक ले लेता हूं कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये एग्जाम्पल ले लेता हूं। और 3x प्लस 12y इक्वल टू कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेता हूं। अब अगर मैं अपॉन में करता हूं तो 2/3 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 8/7। 4 3 जा 12 होता है, ये 4 1 जा 4 हो गया ना, तो इसको मैं 8 ले लेता हूँ, है ना। इसको 8 ले लो आप, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 2/3 इक्वल टू 2/3 बट नॉट इक्वल टू 8/7। तो ऐसा अगर कोई केस दिखेगा तो ये कौन सा केस कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, मेरी मुंडी पूरी तरीके से दब गई है नंबर्स के बीच में। मैं इसको थोड़ा सा उधर फेंक देता हूँ, या एक काम करता हूँ, अब तो कुछ भी काम नहीं होगा, यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बचेगा हमारा। अब तीसरा जो केस है, तीसरा केस मैं लिख देता हूं यहां पर। तीसरा है हमारा मेनी सॉल्यूशन। 3 ही केसेस हमने पढ़े। मेनी सॉल्यूशन के केस में a1/a2 ये तो इक्वल आएगा b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के। मतलब तीनों के तीनों ही रेशियो मेरे इक्वल रहेंगे। अब सर याद कैसे रखें, ये बड़ी समस्या है, याद नहीं रहते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है ना, यूनिक सॉल्यूशन जो यूनिक हो उसमें कुछ भी चीज सेम नहीं रहती, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं है, यूनिक सब कुछ अलग है। यूनिक है, दोनों चीजें यूनिक। ठीक, अब अगर मेनी सॉल्यूशन की बात करें, मतलब एक दूसरे को ढक रही है, ये बात आपको ध्यान है। तो अगर ढक रही है तो सारी चीजें जब सेम रहेगी तो ही ढकेगी, तो इसलिए इसकी सारी चीजें सेम है। अब बचा एक ही नो सॉल्यूशन का, ये आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से धमाकेदार इसको कर लेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लो, मेरी मुंडी में गायब कर लेता हूँ, आपने ले लिया होगा। अब वापस प्रकट हो जाता हूँ। चलते अगली स्लाइड पर। अब आते हैं हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हाँ। तो अब मैंने आपको बोला था कि आप जरा रुकिए, मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो अच्छे से 1 सेकंड में आपको याद करवा दूंगा, है ना। मैं इसीलिए फेमस हूं क्योंकि मैं चीजों को सिर्फ सिखाता नहीं हूं, मैं याद भी रखवाता हूं। तो अगर कंसिस्टेंट की बात करें और एक होता है इनकंसिस्टेंट, नाम से ही लग रहा है ना। एक अच्छा है, एक थोड़ा सा खराब लग रहा है ना।
तो कंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन आए, चाहे एक आए या 1000 आए, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या कहते हैं? जिसके सॉल्यूशन ना आए। समझ गए? जो मेहनत करे, चाहे वो पास हो जाए या फेल हो जाए, कुछ भी हो, मेहनत तो कर रहा है ना, तो कंसिस्टेंट है। जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहा है वो इनकंसिस्टेंट, मतलब जो नो सॉल्यूशन वाला है वो इनकंसिस्टेंट। याद रहेगी आपको बात अच्छे से। क्या देखा? कंसिस्टेंट जिसका कोई भी सॉल्यूशन आए, चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक आए या मेनी आए, बहुत ज्यादा आए, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? हमारे कंसिस्टेंट। इसके अलावा नो सॉल्यूशन वाला केस क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो आप लोगों को ये बात अब याद रहेगी, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आप सिंपली जो मैंने 3 आपको बताए तरीके, क्या क्या बताए थे? एक तो A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2, ये किसका था? ये था नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाला। एक बताया था मैंने A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये किसका था? नो सॉल्यूशन का। और एक केस क्या बताया था? A1/A2 इक्वल टू नॉट, सॉरी, तीनों चीजें अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या थे? मेनी सॉल्यूशन, जहां पर हम कोइंसाइड करवा रहे थे, उसको ढक रहे थे। ठीक, चलिए, तो यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते अपनी अगली स्लाइड। अब आ जाते हैं हम एलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने एलजेब्रिकली ये समझ लिया कि किसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, किसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम सॉल्यूशन अगर निकाल सकते हैं तो एलजेब्रिक तरीके से कैसे निकालेंगे, है ना? हमने अभी ग्राफिकल तरीका एक देखा था, एक और ग्राफिकल तरीका पहले मैं आपको अच्छे से एक बताऊंगा, उसके बाद हम एलजेब्रिक तरीके पर चलेंगे। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं और मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं ग्राफिकली सॉल्व। मैंने क्वेश्चन लिया है आपके सामने। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इसके सॉल्यूशन भी होंगे या नहीं होंगे। तो क्या करेंगे हम? A1/A2 और ऐसे ही हम B1/B2 और C1/C2, ये चीजें चेक करते हैं। A1 क्या दिख रहा है? 2। A2 क्या दिख रहा है? 4। B1 क्या दिख रहा है? Y के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। और B2 क्या दिख रहा है? यहां पर ध्यान रखना, यहां -2 है ना, गलती मत कर देना। C1 क्या दिख रहा है? 6। और ये 4। अगर हम यहां देखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये तो प्लस का 1/2 है, लेकिन इधर माइनस का 1/2 और बच्चे यहीं पर गलती करके आ जाएंगे, है ना? तो ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में हमको पता है क्या है? यूनिक सॉल्यूशन में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। चलो, तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी इसकी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं भैया। दोनों इक्वेशन की अलग अलग ट्रूथ टेबल बनेगी। ठीक, ये है मेरा x, ये है y। इक्वेशन पहली क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब करना क्या है ट्रूथ टेबल में? बड़ा आसान काम है। एक बार x को 0 कर दो, तो 0 करा मतलब इसको छुपा लो पूरे को। अगर मैंने इसको छुपा लिया, है ना, तो मुझे y क्या दिख रहा है अब? 6। तो y की वैल्यू क्या नजर आ रही है मुझे? अब एक बार क्या करो, y को 0 कर लो। y को 0 करने का मतलब y वाले पार्ट को छुपा लो। तो x की वैल्यू क्या दिख रही है? ये 2 इधर तो मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाकर कायम हो जाएगा डिवीजन में। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 3। ठीक, कितना आसान तरीका है ना? चलो, अब हमारे पास जो पॉइंट्स निकल कर आए, एक तो क्या है? 0,6। हम ऐसे लिखते हैं ना x, y में हर चीजें। तो पहले x की वैल्यू 0 रखा, तब क्या आया आंसर? 6। और एक बार क्या रखा? 3 रखा, तो आंसर क्या आया? 0। चलो, अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इसका कलर बदल लेते हैं। 0,3 है ना?
लाइन को पिंक कलर से कर देते हैं। 3,0 तो अगर मैं एक्स एक्सिस पर बात करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी टाइप से रहता है। 4 5, इधर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला उन्होंने, 3,0 है ना, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट है 0,6। तो 0,6 मतलब एक्स एक्सिस में आप 0 चले और ऊपर कितना 6, तो ये 4 5 और इसके ऊपर क्या आएगा अगला 6। तो यहां पर पहुंच गए हम, पहला पॉइंट मिल गया हमारा क्या, ये। दूसरा पॉइंट क्या बोला, 3,0 मतलब एक्स में चले आप 3 और वाई में चले कितना 0, ये पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं एक लाइन खींच देता हूं। ये लाइन घूमेगी कैसे, चलो इसका अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हाथों से बना देंगे हम एक लाइन। एक मैंने यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। ठीक, अब इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन की करेंगे। अब ये पहली इक्वेशन का काम हो गया खत्म। दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है, 4x - 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x - 2y इक्वल टू 4। अगेन ट्रूथ टेबल बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आप पहली बार इसको देख रहे हो, इसलिए मैं बहुत आराम से इसको समझा रहा हूँ, है ना। एक बार x को 0 रखेंगे, मतलब कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया 0। तो बचा क्या, ये। अब -2 को मैं अगर 4 के अपॉन में ले जाऊंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -2। ठीक, -2। अब अगली बार क्या करेंगे, y वाले पार्ट को 0 कर देंगे और 4 को उधर अपॉन में ले गया तो आंसर क्या मिला मुझे, 1। 4 1 जा 4। तो y को 0 किया तो आंसर क्या मिला मुझे, 1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मैं ड्रॉ कर देता हूं, 0, -2। x में मैं चला 0 और y में चला -2, नीचे की तरफ आएंगे अपन। x में मैं चला 1, y में चला 0, तो ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एकदम एक स्ट्रेट लाइन में यहां पर ड्रॉ करूंगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी ये स्ट्रेट लाइन मैंने जो ड्रॉ करी, ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये 2,2 पर कट कर रहा है। तो इसका आंसर मेरे क्या निकल कर आए, 2,2। मतलब x की वैल्यू मेरी आ गई क्या, 2 और y की वैल्यू भी आ गई 2। इस मेथड को करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास होना चाहिए ग्राफ पेपर। बिना ग्राफ पेपर के आप ये मेथड करने में गलतियां कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी काफी कुछ गलतियां हो सकती थी, पर मुझे एक अंदाजा था कि यही आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया। लेकिन अगर हमको कोई अंदाजा नहीं और पॉइंट में वैल्यूज आ रही है तो इससे करना नामुमकिन है ना। या स्केल आपके पास होनी चाहिए, स्केल के थ्रू भी आप इसको कर पाएंगे। तो ये होती है हमारी ग्राफिकल मेथड। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ग्राफिकल मेथड में आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, तो चलते हैं अगली मेथड पर। अब अगर हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एल्जेब्रिक मेथड्स की, तो यहां पर 3 एल्जेब्रिक मेथड हमको दी जाती है इसको सॉल्व करने के लिए। पहली है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी और अच्छे से हम समझेंगे अभी आगे। एक आती है हमारी एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो पहले ये भी मेथड हुआ करती थी, इसीलिए मैंने इसको रखा है आपको दिखाने के लिए कि ये भी एक पार्ट होता था। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि सपोज आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक इक्वेशन आपको ये दे दी, इक्वेशन फर्स्ट, और एक इक्वेशन आपको ये दे दी, इक्वेशन सेकंड, और आपसे ये बोल दिया कि इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज आप फाइंड करके बताओ। चलिए ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट आपने कोई वर्ड सुना है? जब आपके कोई टीचर अब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन में कोई दूसरे टीचर आते हैं। तो यही काम करो, यहाँ पर हमको एक्स या वाई में से किसी को अब्सेंट कर दो। चलो एक सेकंड, ठीक है।
तो ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे फोन आने से जीवन तबाह हो जाता है ना। चलिए ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बात कर रहे थे कि किसी भी एक्स या वाई में से किसी एक को अपसेंड करवा दो। अपसेंड करवाने के बाद क्या होगा, जैसे आपने अपसेंड करवाया तो ऑटोमेटिक फिर दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यही एक तरीका है। चलिए तो अब हम इसको अच्छे से सीखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट में से क्या किया, एक्स को इधर रहने दिया और वाई को उधर पहुंचा दिया, मतलब अपसेंड करवा दिया हमने किसको, एक्स को, है ना। जिसको अपसेंड करवाना उसको एक तरफ रहने दो, बाकी सबको एक तरफ करते जाओ। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या निकल कर आई, इसको मैंने वाई को उधर पहुंचाया तो वाई इधर प्लस का, उधर जाकर काय का हो गया, माइनस का। अब क्या करते हैं हम, इस एक्स की वैल्यू को उठाकर हमारी जो सेकंड इक्वेशन में इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो क्या आई, मेरी एक्स की जगह मैंने पुट करी, और हमेशा ध्यान रखना वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में ही पुट करना है, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक। बाल उड़ रहे हैं मेरे, वैसे ही तो उड़े हुए और कितने उड़ेंगे। चलो अब क्या करेंगे, जैसे आपने इसको पुट किया अब आप इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या किया आपने, यहां पर मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, एक स्टेप और इसके बीच में होनी चाहिए। 10 माइनस वाई, और ये ब्रैकेट आपने खोल दिया, बाहर भी माइनस वाई इक्वल टू 4, ये वाई वाई दोनों प्लस होकर के आ गया 10 माइनस 2y, ठीक है। अब यहां पर आपको y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 3। कैसे आई, ये कंडीशन आपको दिख रही है, आपने क्या किया, इस 10 को उधर पहुंचाया, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6, इससे ये गया तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3, ठीक। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इस y की वैल्यू को आपकी मर्जी पड़े इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक। या उसमें नहीं पुट करना है तो जो आपने यहां पर एक इक्वेशन बनाई थी x इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसके अंदर आप रख देंगे y की वैल्यू को, तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। समझ गए, आसान है। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 7, ठीक। तो ये होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेट करना है, किसी को हटाना, है ना। हटा दो उसको, एलिमिनेट कर दो, हटा दो। क्या हटा दें, जो तकलीफ दे रहा है उसको हटा दो। जैसे यहां पर आपको इक्वेशन दी हुई है, अब यहां का जो तरीका आपको समझ में शायद आएगा नहीं, मैं समझाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं पुराने वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करवाता हूं। ये हमने किया था सब्स्टिट्यूशन से, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके बताता हूं। आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक। इस वाले केस में जो इक्वेशंस दी हुई है उसमें सबसे पहले आप x या y में से इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, ठीक है। अगर कोफिशिएंट्स इक्वल है तो वो आपस में कट जाएंगे, दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे माइनस, ठीक। अब यहां पर जो कोफिशिएंट्स मुझे दिख रहे हैं x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ ऑलरेडी मुझे इक्वल ही दिख रहे हैं दोनों कोफिशिएंट, यहां पर भी इक्वल दिख रहे हैं, बस साइन अलग अलग है। अगर इक्वल रहे और साइन अलग अलग है तो प्लस कर दोगे तो भी कट जाएंगे, और माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं। चलो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ। मेथड 1 एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके बताओ। प्लस करके x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस करने पर कभी भी साइन नहीं बदलते हैं, है ना। और ये वाला इससे कट गया। अब x प्लस एक्स क्या आया अपना 2x। ये बहुत शानदार तरीका है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का। 10 प्लस 4 क्या आया 14। ये 2 इस x के मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर क्या हो गया डिवाइड में, तो 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई मेरी 7। अब इस वैल्यू को आपकी मर्जी पड़े उस इक्वेशन में आप पुट कर दो। मैं इसको इस इक्वेशन के नाम दे देता हूं मैं, पहली दूसरी।
मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसकी जगह पर 7 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल कर आई, 3। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब मेथड 2 की बात करता हूं कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं तो माइनस ही करूंगा, और कई बार होता है जब टीचर्स पढ़ाते हैं इस टॉपिक को तो वो हमेशा माइनस वाली मेथड का यूज करते हैं और बच्चे ये समझते हैं कि इसमें प्लस वाला तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं होगा, है ना। अभी मैं इसको पूरा ओपन करके बताऊंगा इस मेथड को, आप सोचोगे कि अरे ये तो ये वाला पार्ट था। अब मैं वापस से दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं। अब मैं करूंगा माइनस, और जब भी मैं माइनस करता हूं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस करने पर इनके साइन बदल जाएंगे। माइनस करने पर क्या हो जाएंगे, इनके साइन बदल जाएंगे। प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये माइनस था तो काई में हो गया प्लस का, ये प्लस का था तो काई का हो गया माइनस का। पुराने साइन क्या थे उनको भूल जाइए। अब जो पिंक कलर में मैंने आपको लिखे हुए यही साइन इसके ओरिजिनल साइन है। अब इस एक्स में से एक्स माइनस हुआ तो ये तो कट गया पूरा। y प्लस वाई क्या हो गया, 2y। और 10 में से 4 माइनस हुए तो क्या बचा, 6। तो यहां से y की वैल्यू मेरी क्या आई, 2 इसके अपॉन में गया तो आंसर क्या आया मेरा, 3। अब इस 3 को मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो x की वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी 7। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का। ठीक, अब अगर इनके कोफिशिएंट्स इक्वल ना हुए तो हम इसको इक्वल कैसे बनाएंगे, उसको समझने के लिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी थी तो फिर एलिमिनेशन मेथड आने का क्या कारण रहा होगा। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपने दोनों मेथड पढ़ ली, सेम क्वेश्चन को आपने दोनों ही मेथड से लगाया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड कुछ हद तक, काफी हद तक आसान पड़ती है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, इसीलिए हमने इसकी जगह पर एलिमिनेशन मेथड को अपनाया है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जब आप करेंगे खुद से जहां पर मेथड नहीं लिखी हुई हो तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं किया जाता है, इसका भी कई जगह पर यूज करते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम आगे एलिमिनेशन मेथड को आगे एक और देखते हैं अपन पार्ट अब इसका। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। और यहां दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 30। अब अगर मैं देखूं तो मेरे इधर x और y दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो मैं पहले तो ये डिसाइड करूं कि मुझे किसके इक्वल करना है। चलो मैं डिसाइड कर लेता हूं x के, आप किसी को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो इसके साथ वाले को उठाइए, इसके कोफिशिएंट को, और क्या करेंगे, इस 3 का ऊपर वाली में इंटू कर देंगे, और इसके साथ का कोफिशिएंट कौन दिख रहा है, 2, इस 2 का नीचे वाली पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मतलब इस 2 का इसमें, 3 का इसमें, पूरे में। जब मैं इस 3 का इस पूरे में करूंगा तो 3 2 जा क्या हुआ, 6x, प्लस 3 3 जा 9y, 12 3 जा 36। इस 2 का इस पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है सब में होगा, है ना। तो 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y, और 13 2 जा 26। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, मुझे दिख रहा है अगर मैं प्लस करूंगा तो ये तो 12 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो यहां तो मेरे पास एक ही रास्ता है, क्या, माइनस करना। तो मैं कर देता हूं इसको माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि तीनों प्लस के थे तो इनके साइन बदल के माइनस के हो गए। अब इस प्लस को हमको नहीं देखना है, इसका नाता खत्म। 6x में से 6x गया तो क्या बचा, 0। 9 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचा, 5y। और 36 में से 26 माइनस हुआ तो क्या बचा, 10। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5 2 जा 10। अब
मैं काम करता हूं y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, चाहे आप इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, आपकी मर्जी। मैं वैसा सजेस्ट करूंगा कि पहले इन दोनों में से किसी में करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 2x प्लस y की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया 2, तो 3 2 जा क्या हुआ 6, ये 6 उठकर इधर आया तो 12 में से 6 माइनस हुआ तो क्या बचा 6, और x की वैल्यू 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 3। तो मेरी दोनों वैल्यूज हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कहती है, अब आती है बारी प्रैक्टिस करने की, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने उठकर आता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर मेथड नहीं लिखी है तो मैं दोनों मेथड से इसको करके बताता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो एक काम करता हूं, मैं किसी एक को अपसेंड करवा देता हूं, x को अपसेंड करवाते हैं। तो x इक्वल्स टू, जब अपसेंड करवाया तो y को उधर पहुंचाएंगे, तो 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन में यहां पर नामकरण कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में हम जो x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, सबसे पहले आप इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, ये एग्जाम में लिखने का तरीका है ना। अब यहां पर आप x की वैल्यू को रखेंगे, और मैंने बताया था जब भी वैल्यू रखेंगे किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये 14 ऐसा का ऐसा, y और y दोनों प्लस हो गए, तो माइनस का 2y इक्वल टू 4। 14 उठकर उधर गया, आप चाहे तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, 2y को उधर पहुंचा दो, 4 को इधर ले आओ, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। और यहां से 2y मुझे मिल रहा है 10 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 5। अब अगला कदम क्या है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बोलो किस में पुट करें, सेकंड में कर देते हैं इस बार। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस 5 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9। तो मेरे पास x और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, x 9 y 5, और ये मेरा आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। लिखना चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसी को एलिमिनेशन से करवाता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहां पर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं चाहूं तो प्लस करके भी निकाल लूं, चाहूं तो माइनस करके निकाल लूं। प्लस करने में फायदा है कि कोई साइन बदलने की झंझट नहीं होती, माइनस करने में आपको साइन बदलना है, आप चाहें जैसे प्रीफर करें। उस वाले पार्ट में मैंने प्लस करके बताया था, इसमें माइनस करके बता देता हूं। जैसे ही माइनस किया मैंने, तो ये प्लस का है तो इसका साइन काय का हो जाएगा माइनस का, या माइनस का तो ये काय का हो गया प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, इससे ये कट गया। हमको इस साइन से कोई लेना देना नहीं है। y प्लस वाई क्या हो गया 2y, 14 माइनस 4 क्या हो गया 10, और अगेन y की वैल्यू क्या आ गई 5। और इसके बाद तो फिर से इस 5 की वैल्यू आप पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन वापस से मैं वही उठा लेता हूं, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू वापस से निकल कर आ गई मेरी 9। चाहे आप किसी भी मेथड से सोल्व करें, आंसर आपका हमेशा वही निकल कर आएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने उठाया है, वाह,
ऐसे क्वेश्चंस देखकर डर लगने लग जाता है हमको, जबकि ये होते बड़े आसान है ना। देखो करके बताता हूँ। हर बार हम एक्स और वाई देख रहे थे, इस बार एस और टी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल चाहे कुछ भी आ जाए तरीका वही होगा। एस माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, दूसरे वाले पार्ट पर, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ फ्रैक्शन में चीजें दी हुई है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेकर इस नीचे वाली कहानी को थोड़ा आसान बना लेंगे। एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6। अब इस 2 का मल्टीप्लाई से इसमें कर देंगे तो 2s। मैं उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और ये नॉर्मल चीज आपको आती है। अगर नहीं आती तो अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं डेफिनेटली इसके लिए कुछ अलग से बना दूंगा। क्या मैं सोच भी रहा हूँ एक मैथ्स का एक बूस्टर डोज बना देते हैं, जिसके अंदर मैं इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ा दूं। इस 3 का मल्टीप्लाई इस टी में होगा तो 3t इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। 6 इस पूरे के अपॉन में उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो गया तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये मेरी इक्वेशन सेकंड यहाँ पर तैयार हो गई। अब मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, है ना, कि दोनों से करवाओ, दोनों से करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन से करवा देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पर s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं। t को उधर पहुंचाया, ये माइनस का है तो उधर जाकर काय का हो गया, प्लस का। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो 2 s की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू 36। ये क्या हो गया, 6 3 2 जा 6, फिर 2 का इस टी में भी होगा तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5t इक्वल टू 36। ये 6 इधर जाकर माइनस में हुआ तो 5t इक्वल टू 30 और t की वैल्यू आ गई यहां पर 6। अब इस 6 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, नहीं, अगर मैंने जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकाली अगर मैं उसी में पुट कर दूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसको आपको सेकंड इक्वेशन में ही पुट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आप यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 इंटू टी की वैल्यू क्या है मेरी 6, 36, ये 6 है ना, तो 2s प्लस 18 इक्वल टू 36। ये 18 इधर जाकर माइनस हुआ तो 2s इक्वल टू 18 और s की वैल्यू क्या आ गई, 9। ये मेरा आंसर। तो ये हो गई मेरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करते हैं। तो मैं पूरा इस बार नहीं मिटाता हूं, मैं इतना पार्ट मिटा देता हूं, क्योंकि ये काम तो मुझे किसी भी इक्वेशन से करूं करना ही है ना। पहले उसको अपने आसान तरीके में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलो एलिमिनेशन लगाते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 दिख रहा है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। मुझे यहां दिख रहा है यहां तो 2 है, यहां पर मुझे सिर्फ 2 की जरूरत है, अगर 2 मिल जाए तो मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं इतनी मगजमारी से बचने की बजाय करने की बजाय मैं सिंपल यहां पर पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई मेरी 2s, 2 का मल्टीप्लाई से s में हुआ, अब इस t में भी होगा तो माइनस 2t, अब इस 3 में भी होगा तो 6। नीचे वाले में तो कुछ नहीं करना, 1 का मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2s प्लस 3t एज इट इज मैं लिख देता हूं सेकंड इक्वेशन को। अब क्या करें, अब एक ही ऑप्शन है मेरे पास, माइनस करना। तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। माइनस किया तो ये वाला पार्ट मेरा कट गया, -2 -3 तो -5t इक्वल टू, इसमें से 6 माइनस हुआ तो माइनस का 30। ध्यान रखना यहां पर बच्चे अक्सर प्लस माइनस की गलतियां करते हैं। इस माइनस से ये माइनस गया तो t की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 6। अब इस t की वैल्यू को आपकी मर्जी पड़े उस इक्वेशन में रख दो,
यहां पर हम बिल्कुल फ्री है ना। मैं रख देता हूं पहली इक्वेशन में s माइनस टी इक्वल टू 3 था, यहां पर t की वैल्यू को रखा मैंने और ये 6 उधर गया तो s की वैल्यू मेरी क्या निकल कर आ गई। तो ये तरीका हो गया मेरा दोनों ही मेथड से सॉल्व करने का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन से करवा के बताऊंगा, है ना। देखो पहले तो क्वेश्चन के थोड़े रूप को सुधार देते हैं। मुझे यहाँ पर 0.2, 0.3, 1.3 लिखा, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें आपका काफी टाइम जाएगा और गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो क्या करें, इस पूरे में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 का आपको तरीका पता, अगर यहाँ पर 0.2 में अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट आगे खसक जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13। इसी टाइप से 4, 5 और 23 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करें, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। मुझे यहां दिख रहा है कि अगर यहां पर 4 बना दूं तो सब काम हो जाएगा। 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2, है ना, ये सारी चीजें आप लिख लेना, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा क्या हो गया है 6y, 13 2 जा 26। नीचे वाली में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इन इक्वेशंस को मैंने क्या किया माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कट गया, इन दोनों को माइनस किया तो y आया और इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया 3। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन उठा लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 3 जा क्या हो गया 9 इक्वल टू 13। ये 9 इस 13 में से माइनस हुआ तो क्या मिला मुझे 4 और x की वैल्यू क्या मिली मुझे 2 2 जा 4। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पर मेरी निकलती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा ये लेंदी होगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है और अगर आपसे मेथड का जिक्र नहीं किया हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एलिमिनेशन को ज्यादा प्रीफर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एलिमिनेशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन इजी पड़ जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलो चले अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिया रूट वाला, है ना, तो रूट को देखकर कई बार हम डर जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक, इसको भी आप चाहें तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। चलो अब मैं काम करता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं √2। चलो बिना लिखे भी मैं डायरेक्ट इसको यहीं से शुरुआत कर देते हैं अपन इसकी। यहां पर दिया √2 का मल्टीप्लाई, ये √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x प्लस √8y माइनस √8y इक्वल टू 0। क्या करूं, अगर मैं ऊपर वाले में √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। उसी टाइप से इस √2 का नीचे वाली पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 इंटू √3 अगेन √6 हो जाएगा और दोनों इक्वल आ गए तो मेरा काम हो गया और यही मैं चाहता हूं। चलो √3 का मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर वाली में करता हूं तो √6x हो गया, √3 का इस √3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा इक्वल टू 0। इस √2 का इस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6x हो गया। अब इस √2 का इस 8 में करेंगे तो 8 2 जा, हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसा मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरे की छत हो जाएगी, समझ गए, और 8 2 जा 16 और √16 मतलब बाहर क्या आया 4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया इतना। एलिमिनेशन लगाते हैं, ये माइनस ये प्लस और इधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा पार्ट कट गया
4 प्लस 3 क्या हो गया 7y इक्वल्स टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल कर आती है मेरी 0। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर दूं तो x भी मेरा क्या निकल कर आएगा, ये दोनों मेरी वैल्यूज निकल कर आ रही है। अच्छा, मैंने इन सब क्वेश्चन में एक चीज को मिस किया है क्या, मैंने चेक ही नहीं किया कि इसके आंसर यूनिक आएंगे कि इनफाइनाइट आएंगे या मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन की जब भी आप शुरुआत करें तो वहां पर आपको इस चीज को जरूर गौर करना है, क्या ये मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो ही आप क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। अगर ये नहीं मिलता है, अगर नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन का केस आता है तो सिर्फ आप ये लिखकर और उसको वहीं छोड़कर आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो ये है आपके लिए क्या, होमवर्क। अब आप ये इसको करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा इसको, है ना। अब मेरे ख्याल से हमको अब एनसीईआरटी की तरफ मूव करना चाहिए, तो अब हम एनसीईआरटी की ओर मूव करेंगे। तो ये जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास है इसको मैं यहीं पर खत्म करूंगा, है ना। अब एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो मैं अगला एक पार्ट बनाकर और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। तो देखा जाए तो वन शॉट में मैंने आपको एक कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है, इसकी प्रैक्टिस भी करवाई है। हाँ, कुछ एल्जेब्रिक में जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है उनको मैं आपको एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तो कमेंट में मुझे ये बताइए कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही एम है कि मुझे पढ़ाना है और बस पढ़ाना है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय